6:25 a.m. को कभी नहीं बताया था कि वो मेरठ में कहाँ रहता है और उसके घर पर कौन कौन है। राजेश एक कंपनी में काम करता था जहां उसकी जिंदगी बड़े मजे से चल रही थी। राजेश दिल्ली में अकेला रहता था, किराए के मकान में। पल्लवी से उसकी मुलाकात एक सिनेमा हॉल के बाहर हुई थी, जहां पर दोनों द कॉन्जरिंग नाम की डरावनी मूवी देखने आए थे। कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स की वजह से दोनों मिले थे। बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। हालांकि राजेश कभी कभी बड़ी अजीब सी हरकत करता था पल्लवी के सामने, जिससे पल्लवी डर जाया करती थी और राजेश को खुद पता नहीं चलता था कि उसे क्या हो रहा है। और जब उसे ऐसा लगता कि उसकी ऐसी हरकत से सामने वाला डर गया है, तो वो इस बात को मजाक में टाल देता था। एक बार राजेश वैलेंटाइन डे के दिन पल्लवी को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया। वहां सुनसान सड़क पर एक ब्रिज की रेलिंग पर बैठकर पल्लवी से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था कि पता नहीं क्या हुआ, उसने पल्लवी को ब्रिज से नीचे फेंकने की जैसे ही कोशिश की, पल्लवी का फोन बज गया और राजेश भी अपने आप वापस आ गया। उसके बाद राजेश ने जितनी जल्दी हो सका उस जगह से वापस आने का काम किया। राजेश पल्लवी से बहुत प्यार करता था और वो पल्लवी से शादी करना चाहता था, इसलिए वो अपनी इन हरकतों से अब डरने लगा था। उसने एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का तय किया, वो भी पल्लवी को बताए बगैर। राजेश उससे मिला और उसने सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, कब से हो रहा है और कब से ज्यादा होना शुरू हो गया है। साइकाइट्रिस्ट ने उसका इलाज करना शुरू किया। उसे एक नींद की गोली दे दी। राजेश ने गोली खाई और धीरे धीरे नींद के आगोश में समाता चला गया। सपनों में उसे एक सुनसान सड़क दिखाई दे रही थी, जहां 4 लोग दारू पीते हुए गाते हुए जा रहे थे और वो जाकर एक पुरानी सी बिल्डिंग के बाहर अपनी गाड़ी लगाता है और रात वही गुजारने का फैसला करता है। 4 लोग जैसे ही उस घर में पहुंचते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें होना शुरू हो जाती है। वो चारों नशों में ऊपर के कमरों में बैठकर मोमबत्ती की रोशनी में दारू पीने लगते हैं। उनके आसपास एक लड़की लाल कपड़ों में घुंघरुओं में पागलों की तरह हंसती हुई उनके सामने आ जाती है और उन चारों लोगों को बड़े ही बेरहमी के साथ अपने हाथों के लंबे लंबे नाखूनों के साथ नोच नोच कर खाने लगती है। तभी एकदम से राजेश की नींद खुलती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। साइकियाट्रिस्ट उसे पकड़कर एक तरफ बैठा देता है, उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद राजेश बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन उसके हाथ पांव अभी भी कांप रहे थे। साइकियाट्रिस्ट ने उससे पूछा, क्या हुआ था? मुझे एक सुनसान सा रास्ता दिखाई दे रहा था, फिर कुछ शराब पीते हुए लोग गाड़ी में कहीं जा रहे थे। कोई पुरानी बिल्डिंग थी, शायद बहुत ही ज्यादा पुरानी। वहां वो मोमबत्ती की रोशनी में शराब पी रहे थे और तभी राजेश ने बहुत घबराते हुए ये सारी बात बताने की कोशिश की, लेकिन राजेश अनजान था कि उसके साथ ऐसा सब क्यों हो रहा था। तुम पहले कभी ऐसी जगह पर गए हो? मतलब तुम्हारा घर कहाँ है, या कोई ऐसी बात जो तुम्हें पता है लेकिन तुम बताने से डरते हो? साइकियाट्रिस्ट ने बड़ी ही सहजता के साथ राजेश से पूछा। मुझे सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 100 ट्रक मेरे सामने खड़े होकर हॉर्न बजा रहे हैं, राजेश ने सर पकड़ते हुए साइकियाट्रिस्ट से कहा। साइकियाट्रिस्ट ने कुछ दवाइयां लिखकर राजेश को दे दी और राजेश वहीं से घर चला गया। कुछ दिन दवाइयों ने अपना काम किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होना था वो राजेश पहले ही सपने में देख चुका था। कुछ दिनों बाद पल्लवी का जन्मदिन था और राजेश ने यह प्लान किया था कि वो पल्लवी को उसके जन्मदिन पर उससे शादी के लिए पूछेगा। राजेश पल्लवी के जन्मदिन को बेहद खूबसूरत बनाना चाहता था, इसलिए उसने हर एक चीज पल्लवी की पसंद का करने का फैसला किया। जैसे पल्लवी को मेरठ बहुत पसंद था क्योंकि उसकी नानी वहां रहती थी, इसलिए तय हुआ कि उस दिन वो दोनों एक साथ मेरठ यानी उसकी नानी के घर जाएंगे। आखिरकार पल्लवी के जन्मदिन का दिन आ ही गया। राजेश पल्लवी के साथ पूरा दिन गुजारने के बाद पल्लवी को गाड़ी में लेकर मेरठ की सड़कों पर घूम रहा था, जिसे देखकर पल्लवी समझ गई थी कि राजेश उससे शादी की बात करने वाला है, और वो भी आज ही के दिन। लेकिन वो ये देखना चाहती थी कि राजेश ये कैसे करेगा। पल्लवी ने मजाक में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं राजेश? पता नहीं, मतलब जहां गाड़ी लेकर चली जाए। राजेश ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा, थैंक यू सो मच राजेश, आज के दिन के लिए। पल्लवी ने राजेश का हाथ पकड़ते हुए कहा,
राजेश ने पल्लवी के हाथ को चूमने के बाद कहा, अभी आज का दिन पूरा नहीं हुआ डार्लिंग, अभी तो अपने नाम की शैंपेन खुलेगी, नाच गाना होगा। पल्लवी ने राजेश के कंधे पर सर रखते हुए कहा, राजेश अगर मैं मर गई तो? राजेश ने एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। सारे दिन का सत्यानाश करने में तुम्हें क्या मजा आता है, बताओ मुझे, राजेश ने चिढ़ते हुए पल्लवी से कहा और बच्चों की तरह मुंह फुलाकर गाड़ी से बाहर देखने लगा। पल्लवी ने राजेश के चेहरे को अपनी तरफ किया और उसके माथे पर चूम लिया। अच्छा ठीक है मेरे गोलू, आज के बाद ऐसा नहीं बोलूंगी, पल्लवी ने राजेश से कहा और राजेश ने गाड़ी फिर स्टार्ट की और गाड़ी फिर चलना शुरू हो गई। मैं चाहती हूं कि यह सफर कभी खत्म ना हो, पल्लवी ने राजेश से कहा और राजेश के पास से एक गाड़ी निकली और राजेश की गाड़ी के आगे आगे चलने लगी। राजेश ने गुस्से में उसे ओवरटेक जैसे ही किया, उसकी नजर उस गाड़ी में बैठे हुए लोगों पर पड़ी तो राजेश को वो साइकाइट्रिस्ट का क्लिनिक याद आ गया और उसने गाड़ी को एकदम एक कोने में लगा दी। राजेश को पसीना आना शुरू हो गया और उसने गाड़ी में अपनी दवाई ढूंढना शुरू की। हालांकि पल्लवी ने राजेश से पूछा, लेकिन राजेश ने उसे कुछ भी नहीं बताया। इसी बीच पल्लवी ने राजेश के होठों को चूम लिया और राजेश को कसकर गले लगा लिया। राजेश के दिमाग से वो सारी बातें एक पल में निकल गई और वो एकदम शांत हो गया। मेरठ की सुनसान और अंधेरी सी सड़क पर राजेश और पल्लवी फिर चल पड़े अपने आखिरी सफर पर। आहिस्ता आहिस्ता रात का अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था। सुनसान रास्ते पर कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी और हल्की हल्की बारिश भी पड़ना शुरू हो गई थी। अब माहौल पहले से थोड़ा बदल चुका था और अब गाड़ी में राजेश और पल्लवी दोनों जोर से हंस रहे थे, गा रहे थे, चिल्ला रहे थे और अचानक राजेश ने एकदम से गाड़ी का ब्रेक लगाया, जिससे पल्लवी एकदम चिल्ला पड़ी और डर गई। पल्लवी ने घबराई हुई आवाज में राजेश से कहा, राजेश ये क्या है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर क्या हो रहा है तुम्हें, मैं कब से देख रही हूं, तुम ठीक तो हो ना? राजेश ने पल्लवी को उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं पल्लवी। इस तरह सीरियसली तुम पागल हो गए हो राजेश, हम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बोलो, पल्लवी ने गुस्से में आकर राजेश को फटकार लगाते हुए कहा। हालांकि वो सिर्फ ये इसलिए कर रही थी क्योंकि राजेश को पता न चले कि पल्लवी को पता है कि राजेश उससे शादी की बात करने वाला है। पर हाँ, पल्लवी सच में सुनसान सड़क पर राजेश के इस तरह गाड़ी रोकने से थोड़ा डर गई थी, लेकिन उसे लग रहा था कि ये सब भी राजेश ने पहले से ही प्लान करके रखा था। राजेश बिना कुछ बोले ही अपनी गाड़ी से बाहर निकला और मेरठ की जीपी ब्लॉक बिल्डिंग की तरफ किसी लाश की तरह बढ़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता से सारा आलम ही बदलने लगा। पल्लवी जोर जोर से राजेश राजेश चिल्ला रही थी, रुको राजेश, तुम कहां जा रहे हो, यहां कोई नहीं है, अरे कौन है इस जीपी ब्लॉक में? राजेश बिना कुछ सुने आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे दरवाजा खुलने की आवाज और फिर किसी कमरे में बिल्ली के मिमियाने की आवाज आती है, जिसके बाद घुंघरू पहने हुए पैरों के चलने की आवाज आती है। इन सभी के बीच चार आदमियों का अजीबोगरीब बातें करने का शोर और फिर अचानक से एक चीख सभी आवाज को शांत कर देती है। राजेश चलता हुआ उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर वो चार लोग बैठे मोमबत्ती की रोशनी में शराब पी रहे थे, जिन्हें वो पहले नींद में देख चुका था और यहाँ आते रास्ते में एक गाड़ी में भी। और राजेश आकर उनकी टेबल पर लेट जाता है। पल्लवी हाथ जोड़कर उसी कमरे के दरवाजे के पास खड़ी चिल्ला रही है और तभी एक लड़की लाल कपड़ों में घुंघरुओं से पागलों की तरह हंसती हुई राजेश के सामने आती है और उसे बेरहमी के साथ हाथों से नोच नोच कर खाने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। पल्लवी जोर से चिल्लाती है और देखती है कि आगे क्या हुआ, ये जानेंगे